Now look at here. Just open the workbench in your local machine. How to open workbench? Just search here workbench and just click enter. Now your workbench is open here. इस तरह से हमारा वर्कबेंच ओपन हो गया हमारे लोकल मशीन में, आप देख सकते हैं, है ना। नाउ डबल क्लिक ऑन हियर, ये जो हाइलाइटेड एरिया है इस पर डबल क्लिक करेंगे। जब तक आपसे रूट का लॉगिन पासवर्ड नहीं लेगा तब तक आपकी डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं होगी। नाउ आई एम कनेक्टेड विद डेटाबेस, अब हमारा डेटाबेस के सर्वर से कनेक्टिविटी हो गई है। अब आप नोटिस करें, एक चीज ध्यान से देखो, मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस बने हुए दिख रहे हैं। आपके सिस्टम में डेटाबेस नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है ना। मेरे पास मल्टीपल डेटाबेस दिख रहे हैं, आपके सिस्टम में नहीं दिख रहे होंगे डेटाबेसेस, नहीं दिख रहे हैं ना, यस और नो। आपको स्कीमा पर देखो, आप ध्यान से, यहाँ पे एडमिन पैनल और दो है, ये एडमिन पैनल के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हमने कल की क्लास में आपको दिया था। स्कीमा पैनल एक अनदर पैनल है, दिख रहा है आपको स्कीमा पैनल। आपको स्कीमा पैनल पे आना है, यहाँ पे नोटिस करिए एडिट के जस्ट नीचे, ध्यान से देखना है सबको। यहाँ पे देखिए, मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। ये जो मैंने फाइल भेजा है, एडिट के जस्ट नीचे ये वाली आइकन दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करें सब लोग। क्लिक करने के बाद जो आपको मैंने डेटाबेस दिया है, फाइल क्रिएट डेटाबेस, दैट इज प्लस स्क्रिप्टिंग फाइल, एक्चुअली उस फाइल को ओपन कर लेंगे। वो फाइल कुछ इस तरीके से है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये क्रिएट डेटाबेस, इसको सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्टिंग फाइल। इसके अंदर डेटाबेस की स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है जिससे डेटाबेस हमारा क्रिएट होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली ये सीक्वल की क्यूरी है, ये हम भी क्रिएशन पढ़ेंगे अपनी क्लास के ड्यूरेशन में, हम ये भी पढ़ेंगे। और आपको इस पे क्लिक करना है फॉर एग्जीक्यूट दिस लाइन, इस पूरे कोड को रन कराने के लिए हमें किस पे क्लिक करना पड़ेगा, इस पे, इस आइकन पे क्लिक करिए सब लोग। क्लिक करते ही देखो ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद आप देखो सभी लोग देखना है, यहाँ पे एक इस तरह से एक इंटरफेस क्रिएट होगा। इंटरफेस देखो, ये हम सामने आपका इंटरफेस है, इसमें सभी में ग्रीन लाइन देखो, ग्रीन दिख रहा है आपको, कहीं पे येलो दिख रहा होगा, रेड नहीं दिखना चाहिए। ग्रीन आपको एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली का दिखाता है, येलो सिंबल आपको वार्निंग मैसेज दिखाता है, और रेड हो तो एरर होता है। तो हमारे पास रेड नहीं दिख रहा है, हमारी मतलब स्क्रिप्टिंग फाइल प्रॉपर रन कर गई है। रन करने के बाद नेक्स्ट जो वर्क है वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट इस पे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन हियर, ये वाली जो फाइल, ये जो रिफ्रेश आइकन दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक करिए। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो क्लिक करो, ये सारे डेटाबेस हमारे सिस्टम में क्रिएट हो गए। कितने डेटाबेस क्रिएट हुए, सिक्वल स्टोर, सिक्वल इन्वेंट्री, सिक्वल एचआर और सिक्वल इनवॉइसिंग, यस और नो। सभी में ये डेटाबेस क्रिएट हो गए। अच्छा, डेटाबेस इसको क्यों कर रहा हूं मैं, तो इनकी सिंबल डेटाबेस की जैसा है। देखो इनका सिंबल, ये जो सिंबल है ना, ये डेटाबेस के जैसा होता है। ऐसा जो सिंबल होता है ना, ऐसे सिंबल जो होते हैं, ऐसे सिंबल ये डेटाबेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और डेटाबेस क्या होता है, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, व्हाट इज द डेटाबेस, दैट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें मल्टीपल डेटा हो, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। यही पढ़े थे ना कल की क्लास में। मतलब ये सारे ऐसे हैं जिनके अंदर मल्टीपल डेटा है। नहीं, नेक्स्ट काम क्या करना है, सो सुनिए। अब इसको पहले एक तो देखो, आप देखो जितने भी डेटाबेस हैं, सभी डेटाबेस के अंदर ये चार पैनल होंगे, टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। ये फेचिंग इसलिए लिख रहा है कि हमने भी रिफ्रेश किया है। तो ये चार पैनल होते हैं, टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। ये चाहे वट एवर डेटाबेस को आप ओपन करो, सब डेटाबेस में ये चार पैनल आपको दिखेंगे, चाहे वट एवर डेटाबेस को ओपन करो, दिख रहा है ना। सभी डेटाबेस में ये चार पैनल दिखेंगे, दिख रहा है सभी को, वट एवर डेटाबेस ओपन करो वो में ये चीजें दिखेंगी। डन। अब नेक्स्ट वर्क समझिएगा, ये डेटाबेस हमारे हैं, ये डेटाबेस के बाद नेक्स्ट वर्क जो बताऊं वो है, ये टेबल फेचिंग सब में लिखा हुआ रहेगा। तो ये टेबल फेचिंग कब तक एक्सेप्ट करेंगे, एक बार ये स्टार्ट कर लें, इसे क्लोज करो, ये स्टार्ट कर लिया, ये स्टार्ट करोगे सारा सेटल्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो अब यदि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे इस फाइल को क्लोज कर लेना, क्रिएट डेटाबेस को अब नहीं चाहिए हमें। अब देखो, अब सभी में यहाँ पे, यहाँ ऊपर से कट कर लेना यहाँ पे। अब देखो, अब टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन इस सभी में दिखेंगे, चाहे कोई भी डेटाबेस ओपन कर लो, सभी में कॉमन पैनल है। नहीं, टेबल मींस व्हाट, जैसे आप जानते हो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। नहीं, व्यूज इज व्हाट, मिरर इमेज ऑफ डेटाबेस। नहीं, स्टोर प्रोसीजर इज व्हाट, एक प्रोसेस को स्टोर किया गया है। जैसे हमें हर बार एक ही वर्क को करना है, तो हमने क्या किया, उस वर्क को स्टोर कर लिया, और जब भी उस काम को कराना है तो उसे रन करा दिया। नहीं होता है जैसे रियल लाइफ में, जैसे आपने पाइथन पढ़ा है तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या यूज करते हैं, लेन, एलियन, एक्सेल पढ़े थे आप, फाइंड यूज करते थे, या फिर आप VBF से वो बना के रख लिए मैक्रो, जाओ जब भी आपको कुछ करना हो मैक्रो को रन करा दो, सेम काम कर दे। नहीं, ये प्रोसीजर क्या है, एक स्टेप को हम बना के रख दिए, जब भी वो टास्क करना है वही स्टेप को फिर से रिपीट कर दिए, दैट इज कॉल्ड स्टोर प्रोसीजर। तो स्टोर प्रोसीजर को यदि डिफाइन करना हो तो कलेक्शन ऑफ क्या होगा, प्रोसीजर, कलेक्शन ऑफ फंक्शन। और लास्ट टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन set of instruction या collection of code that perform a specific task।
जितने भी फंक्शन होते हैं उनका टास्क एक ही होता है, एक ही टास्क को कॉल करेगा। जैसे कि क्या, जैसे कि क्या हम आगे पढ़ेंगे, लेंथ है, लेंथ एक फंक्शन है जो काम हमेशा क्या कैलकुलेट करके देगा, लेंथ, है ना। काउंट है, काउंट क्या बताएगा, नंबर ऑफ काउंटिंग, मतलब एक ही चीज बताएगा वो, समझ गए। तो व्हाट इज द फंक्शन, कलेक्शन ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, समझ गए। तो ये चीजें हैं, अब मैं एक एक करके सभी में डिस्कस करता हूँ। टेबल, सबसे पहले मैं टेबल से स्टार्ट करता हूँ। देखो दीज आर द टेबल, ये सारे के सारे क्या है, टेबल है। कस्टमर टेबल, ऑर्डर आइटम, और यदि किसी टेबल की डेटा को देखनी हो तो यहाँ पे देखो राइट, जैसे ही टेबल पे ओवर ओवर करोगे तो एक राइट साइड में एक आइकन बन रहा है टेबल का, तीन आइकन बन रहा है ना। यदि फर्स्ट आइकन पे क्लिक करो तो देखो ये डेटाबेस की हमारे टेबल ओपन होगी, यहाँ पे क्लिक करके हम टेबल देख सकते हैं। देखो दीज आर द डेटा ऑफ कस्टमर टेबल। इस कस्टमर टेबल के अंदर टोटल रो कितने हैं, 10। रो को हम रिकॉर्ड कहते हैं, सिक्वल में रो को हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट एंड फील्ड इज कॉल्ड टेबल। टेबल तो किसके कहोगे, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से, या आप रिकॉर्ड और एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन में कहोगे, यस और नो। तो ये हमारे डेटा है, किसी भी डेटा को आप यहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ से मैंने क्लिक किया, देखो प्रोडक्ट की डेटा आ गई जहाँ पे सारे प्रोडक्ट डिटेल है। ऑर्डर की डेटा देखनी है तो यहाँ पे ऑर्डर। देखो नेक्स्ट आइकन पे क्लिक करोगे तो उस टेबल का डिजाइनिंग ओपन होता है कि टेबल बनाया कैसा गया। देखो ये टेबल, ये सारे हमारे कॉलम के नेम है, और इस कॉलम का ये क्या है, डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, एक डेटा के अंदर कैसी डेटा स्टोर है, दैट इज द डेटा टाइप। मतलब डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स विच टाइप ऑफ वैल्यू आर स्टोर इन दैट कॉलम, दैट इज कॉल्ड डेटा टाइप। नहीं, तो कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है, आप देख रहे हो इंट, मतलब कस्टमर आईडी के अंदर कैसा कॉलम, इंटीजर है। फर्स्ट नेम के डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, वेरिएबल, मतलब इसमें कैसी डेटा है, अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल कैरेक्टर। इसका लेंथ कितना है, मैक्सिमम 50, इस तरह से। तो जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। और दूसरी चीजें देखो यहाँ पे पी के प्राइमरी की हुआ, प्राइमरी की क्या होता है वो समझना है। की नथिंग बट एक की, ये जो एट्रीब्यूट या कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट, एक एक भी एक कॉलम भी की बन सकता है, या मोर देन वन कॉलम भी की बन सकता है। तो की मतलब समझ गए, की क्या होता है, कॉलम को ही की करते हैं, और की बनाते क्यों, वाई भी यूज की। तो फॉर आइडेंटिफाई यूनिक डेटा इन अ टेबल, फॉर वी यूज की को स्पेसिफिक क्यों बनाते हो, अपनी पूरी डेटा से यूनिकली डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए की यूज करते हैं। जैसे हम सभी में, आपने देखा था कल की क्लास में अभिषेक, एक ही चार पांच लोगों का नेम अभिषेक है। तो हम सभी अभिषेक का यदि आईडी सेम नहीं हुआ तो हो सकता है दोनों सभी का नेम सेम हो जाए। तो सभी को यदि मुझे यूनिकली एक्सेस करना है तो मुझे किसकी नीड पड़ेगी, आईडी। बाय द हेल्प ऑफ आईडी वी कैन एक्सेस यूनिकली इंटायर स्टूडेंट। नहीं, सभी की एक स्पेसिफिक आईडी जनरेट इसीलिए की जाती है कि हर एक का यूनिकली एक्सेस हो सके। तो सेम यहाँ भी है, की कॉन्सेप्ट ऐड किया गया है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर मल्टीपल डेटा होंगे, उसको यूनिकली एक्सेस करने के लिए हम की बनाते हैं। अब मल्टीपल की होते हैं, हम पढ़ेंगे प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, कंपाउंड की, अल्टरनेट की, देयर आर लॉट्स ऑफ की। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ प्राइमरी की बारे में। प्राइमरी की उसी कॉलम को आप बना सकते हो जिस कॉलम के अंदर ये दो प्रॉपर्टी फॉलो होता है। कौन कौन सा, पहला प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो, जैसे दो कस्टमर की आईडी सेम नहीं होना चाहिए। यदि ये दो प्रॉपर्टी किसी भी कॉलम में फॉलो कर रहा है तो दैट दैट मींस व्हाट, वी कैन सेलेक्ट दैट अ प्राइमरी की। उस कॉलम को हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, प्राइमरी। इतनी बातें क्लियर है। तो आप नोटिस करें कस्टमर आईडी वजह प्राइमरी की सिलेक्ट किया गया है, मतलब हर एक कस्टमर आईडी, जो कस्टमर आईडी कॉलम है आप देख सकते हो, ये जो प्रॉपर्टी है कस्टमर आईडी के अंदर कहीं पे नल वैल्यूज नहीं है और कोई डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है, मतलब हर एक कस्टमर आईडी यूनिक है। यस और नो। तो आप नोटिस करो, आप ध्यान से, कि आप इस आइकन पे क्लिक करके पूरी डेटा देख पा रहे हो, बट हमें कस्टमाइज वे में व्यू जनरेट करनी है। मैं चाहता हूँ सिलेक्टेड कस्टमर की डेटा, जिसमें चाहता हूँ कस्टमर आईडी आए, इनका फर्स्ट नेम आए, देन बर्थ डेट आए, देन पॉइंट, ये पांच चार पांच कॉलम चाहिए। तो उस केस में तो ये काम नहीं करेगा। देन वी नीड टू राइट अ क्यूरी, हमें किसकी नीड पड़ेगी, क्यूरी राइट करनी। तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हम सीक्वल को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल पार्ट में डिवाइड किया गया है, डीक्यूएल, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, है ना। तो मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ डीक्यूएल से स्टार्ट करने वाला हूँ, मतलब हम क्यूरी परफॉर्म करेंगे। मतलब जितने कॉलम में नीड होगी उतने कॉलम हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द टेबल। और टेबल कहाँ होगा, डेटाबेस के अंदर। समझ गए ना आप चीजें। डन। तो आप देखिए, हम सबसे पहले एक वर्क स्पेस क्रिएट कर ले जहां पे हम क्यूरी लिखेंगे। तो फाइल के जस्ट नीचे देखो बेटा, यहाँ पे फाइल ऊपर में है, उसके जस्ट नीचे, किसी को नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली। देखो फाइल के जस्ट नीचे ये जो आइकन है, इस पे क्लिक करिए, आपको एक वर्क स्पेस ओपन हो जाएगा जहां पे आप क्यूरी लिख सकते हो। इस पे क्लिक करो, देखो एक वर्क स्पेस बिल्कुल क्लियर क्रिएट हो गया है। इसको चाहो तो आप नेम रीनेम कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसका नेम रीनेम कर सकते हो और यहाँ से क्यूरी लिखना स्टार्ट कर दो। देखो माइनस माइनस जो हाइफन का स्पेस है, ये कमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, या हैज भी यूज कर सकते हो।
तो वी आर स्टार्टिंग डिक्यूर। हम क्या स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, तो डिक्यूर में सबसे पहले क्यूरी यूज कर रहे हैं। जैसे आपको सपोज दैट मुझे कस्टमर टेबल की डेटा एक्सेस करनी है, कस्टमर टेबल की सिलेक्टेड कॉलम को एक्सेस करनी है। टेबल को सिलेक्ट करने से पहले उसके डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कस्टमर टेबल का डेटाबेस कौन है बताइए, एसक्यूएल स्टोर। तो इसके डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटाबेस को कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो दो तरीका है बेटा। एक तो आप डबल क्लिक करिए, इस पे सिलेक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक कैसे क्लिक करो, या फिर देयर अनदर वे यूज कमांड का यूज करो, यूएसई, यूज देन डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस का जो भी नेम है एज इट इज रख दो। अभी हमारे पास डेटाबेस का नाम सीक्वल स्टोर है, कुछ भी हो सकता है, डिपार्टमेंट, कॉलेज, कुछ भी होता है। तो हमारा फिलहाल डेटाबेस का नाम था सीक्वल स्टोर, तो हमने ये रखा। और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल इंटर से रन कराया जाता है, कंट्रोल इंटर या फिर इस पे क्लिक करके, दोनों से। जैसे कंट्रोल इंटर किया, देखो ये रन कर गया। अब देखो जैसे सपोज करो सिक्वल स्टोर ना सिलेक्ट करके मैं सिक्वल इन्वेंट्री को सिलेक्ट करता हूं, तो मैं सिक्वल स्टोर की जगह पे क्या लिखूंगा, सिक्वल इन्वेंट्री। तो देखो ये डेटाबेस सेलेक्ट हुआ, डेटाबेस सेलेक्ट हुआ, इसकी कैसे पहचान रहे हैं, जो डेटाबेस सेलेक्टेड होता है ना वो हाईलाइटेड होता है। देखो अभी कौन सा सिलेक्टेड हो रखा है, सिक्वल इन्वेंट्री। समझ पा रहे हैं ना आप। बट फिलहाल मुझे किस में काम करना था, कस्टमर टेबल पे। कस्टमर टेबल किस डेटाबेस के अंदर है, सिक्वल स्टोर। तो हम सिक्वल स्टोर को यहाँ पे सिलेक्ट करके रन कराएं, डन। हमारी डेटाबेस सेलेक्ट हो चुकी है। अब मुझे कस्टमर टेबल की डेटा लिखनी है। एक्चुअली देखो ये जो सेमीकोलन है नेसेसरी नहीं है, ये कब नेसेसरी है, जब इसके नीचे दूसरा आपको फिर से क्यूरी लिखनी है। तो इसके नीचे लिखनी थी, इसलिए मैंने सेमीकोलन दिया। टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन का यूज करते हैं, क्यूरी को टर्मिनेशन करने के लिए, ठीक है। अब हम यूज करते हैं सबसे पहले सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेलेक्ट स्टेटमेंट स्पेशली यूज फॉर सेलेक्टिंग द कॉलम। तो यदि आई एम राइटिंग सेलेक्ट ऑल स्टार, सेलेक्ट स्टार मतलब सेलेक्ट ऑल, मतलब सेलेक्ट ऑल दी कॉलम। कॉलम कहाँ होगा, टेबल के अंदर। तो किस टेबल के सारे कॉलम बताना पड़ेगा, तो वी नीड टू राइट हियर फ्रॉम टेबल नेम। फ्रॉम के बाद हमेशा क्या देंगे, टेबल का नेम फिक्स है। फ्रॉम से पहले कॉलम से रिलेटेड सारी चीजें करेंगे, फ्रॉम के बाद टेबल। तो टेबल किसका था हमारा, किस टेबल की बात कर रहे थे, कस्टमर। तो अभी देखिए कस्टमर की सारी डेटा आ गई क्योंकि स्टार लिखा था। बट हमने आपसे कहा था कि मुझे तो सिलेक्टेड कॉलम चाहिए, तो जो जो कॉलम चाहिए वो आप लिख दो, स्टार को हटा दो। जो जो कॉलम का नेम चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कस्टमर आईडी चाहिए था हमें, फर्स्ट नेम चाहिए था, जिस ऑर्डर में चाहिए उस ऑर्डर में लिख सकते हो। जैसे हमने फर्स्ट नेम, और आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हो, स्पेस दे के भी लिख सकते हो, विदाउट स्पेस, आपकी मर्जी है ये। फर्स्ट नेम, फिर हमने देखो हमने पॉइंट्स लिखा जो सबसे लास्ट में देख रहे हो ना यहाँ पे है। और फिर हमने बर्थ डेट लिखा। इस तरह से हमने कॉलम का नेम वट एवर सिनेरियो, जैसे आप सीक्वेंस में चाहो लिख सकते हो। देखो जिस 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 सीक्वेंस में हमने कॉलम का नेम दिया उस सीक्वेंस में हमारे आ गए। और आप नोटिस करो जितने कॉलम का नेम आपने दे रखा है वही कॉलम के नेम आ रहे हैं। क्या यहाँ तक हमें क्लियरिफाई हो रहा है, सबको क्लियर है हमें यहाँ तक। जैसा हमने ये सिलेक्ट वाला किया उसके ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ था क्यूरी, वो भी इसी में रन होगी। हाँ ये क्यूरी, ये जो है ना, जब जब ये कंट्रोल एंटर होगा पूरी क्यूरी रन होती है। इसको चाहो तो कमेंट बना सकते हो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। क्योंकि डेटाबेस एक बार सेलेक्ट हो चुका है ना, तो डेटाबेस जब तक दूसरा सेलेक्ट ना करोगे तब तक वो सिलेक्टेड ही रहेगा। मतलब हम उस क्यूरी को बार बार रन कराने की नीड नहीं। और यदि कमेंट नहीं करोगे तो बार बार रन करता रहेगा। तो आप चाहते हो कि टाइम कंज्यूमिंग ना हो, तो उसे क्या करो, कमेंट बना लो, बात खत्म। यस और नो। और हाँ किसका अर्थ था, हाँ वो डिफॉल्ट स्टार रिप्रेजेंट करता है ऑल कॉलम। हाँ कॉलम, नॉट अ टेबल, कॉलम। एक कॉल टेबल के अंदर जितने कॉलम है सभी को। समझ गए आप, क्या यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। अब जैसे हमने बर्थ डेट के बाद हमें पॉइंट चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को यहाँ से हमने हटाया। अच्छा ये जो क्यूरी है इससे हमारे डेटाबेस में चेंजिंग नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि हमारे टेबल डेटाबेस के अंदर ये चार ही कॉलम रह गए। नहीं, वो पूरी ऐसे एज इट इज है। देखो कस्टमर टेबल अभी भी वैसे कि वैसा ही है जैसे था। ये सिर्फ क्यूरी हो रही है आपकी। अब एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे हमारे पास पॉइंट्स था, मैं पॉइंट्स में 10% का इंक्रीमेंट करना है, 1 टू इंक्रीमेंटेड 10% या 20% ऐड करना है, तो कैसे करोगे। मैं चाहता हूँ कि पॉइंट्स जितने भी हैं हर एक कस्टमर को उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट करना है, 20% का। तो देखो 20% के ऐड करने के लिए बेटा यही लिखोगे ना, पॉइंट्स की जो वैल्यू है उसमें पॉइंट्स का 20% यही लिखोगे। और 20% कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, क्या हम 0.2 लिखे तो 20% हो गया, सॉरी 0 into 2, ये हुआ ना 20%। तो देखो पॉइंट्स जो पहले था उसमें 20% बढ़ के आ गया वैल्यू, यस और नो। यदि आप चेक करना चाहते हो कि बढ़ के आया कि नहीं, तो कॉलम बना लो पॉइंट्स का पहले, वो भी आएगा ये भी आएगा, ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। देखो पहले पॉइंट्स की वैल्यू 22 होती, अब 27 हो गई। अब एक चीज देखो, बट कॉलम का नेम ऊपर में क्या आ रहा है, वो आ रहा है जो आपने यहाँ पे
जो आपने यहाँ पे क्या लिख रखे हैं, जो आपने इक्वेशन जो आपने यहाँ पे लिख रखे हो, वही इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है। इस कॉलम का नेम ऐसा तो सही नहीं है ना, ये ऑकवर्ड हो रहा है। इस कॉलम का नेम दे सकते हो एज कीवर्ड यूज, एज इंक्रीमेंटेड पॉइंट्स। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आई? देखो, बट कॉलम के नेम में स्पेस नहीं दोगे, जैसे यहाँ पे स्पेस दोगे ना तो एरर आएगा। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ? यहाँ तक सभी लोग यस? तुम कर पाएंगे इस तरह का काम? आप लोग करके दिखाओ मुझे, सब लोग करके दिखाएं। वी हैव अनदर टेबल विच वन ऑर्डर आइटम, एक टेबल है आपके सामने, देखिए ऑर्डर आइटम टेबल दिख रहा है आप सभी को ना? इसमें देखिए ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, इसका टोटल प्राइस कैलकुलेट करिए, करिए तो जल्दी से। हमारे पास टोटल प्राइस कैलकुलेट कैसे करोगे? क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस करेंगे तो हो जाएगा ना कैलकुलेट टोटल प्राइस। तो बताना इसकी क्यूरी क्या लिखेंगे, सब लोग बताना। इस पूरे को कमेंट करना है, तो कमेंट करने के लिए क्या करोगे? सेलेक्ट कर लो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, पूरा कमेंट हो गया। अच्छा, सबसे पहले ये अब ऑर्डर आइटम टेबल में से क्यूरी करनी है, तो ऑर्डर आइटम टेबल किस डेटाबेस के अंदर है? सीक्वल स्टोर। तो क्या ये डेटाबेस सिलेक्टेड है? यस, तुम क्यूरी कर सकते, नहीं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? डेटाबेस सेलेक्टेड। तो क्यूरी लिखना शुरू करो, सेलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, नहीं कस्टमर्स नहीं, अब टेबल का नेम क्या है हमारा? है ऑर्डर आइटम्स। दिक्कत थोड़ी समझने में? ये हमारे ऑर्डर आइटम की सारी डेटा आ गई, बट मुझे सारी कॉलम जो चाहिए था उसके बाद एक कॉलम और चाहिए था, किसमें से? टोटल प्राइस में। तो टोटल प्राइस का नेम कैसे दोगे? कॉलम के बाद यहाँ पे क्या लिखोगे? यूनिट प्राइस इंटू, यूनिट प्राइस इंटू टीटी, यही हुआ ना? देखो आगे टोटल मल्टीप्लाई हो गए, 4 4 इंटू 3 होता है ना इतना। इस कॉलम का नेम दे दो एज टोटल प्राइस, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप कवर हो जाएगा, आपसे कोई परेशानी की बात नहीं है। देखो हो गया ना टोटल प्राइस। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि मुझे यूनिट प्राइस में 2% का इंक्रीमेंट करके तब टोटल प्राइस कैलकुलेट करना हो, तो क्या होता है इसमें चेंजिंग बताइए? मुझे यूनिट प्राइस में 5% का इंक्रीमेंट करना है, देन टोटल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे बताओ साहुल? सभी लोग दिक्कत हो जाएगी, कोशिश करो मेरे साथ फॉलो करने की। तो मैंने क्वेश्चन ऐसा कहा था कि मुझे ना यूनिट प्राइस में पहले क्या करो आप? 5% इनका इंक्रीमेंट कर दो, तो यूनिट प्राइस जो है उसमें प्लस कितना का करना था? 5% का। तो यूनिट प्लस का 5% कितना होगा? 0.5 ना? हाँ क्या होगा ना जी, 50% हो गया ये, 0.05 5% हुआ ना? इसको पूरे, अब देखो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रख लो, अब देखो ये हो गया। अब देखो 5% बढ़ के आया है, कैलकुलेट होके देख सकते हो आप। हेलो, हेलो। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, ये सब चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं ना आज आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देता हूँ, यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है? अब कल की क्लास जो मैं क्या बताऊँ वो मैं डिस्कस कर दूं आज थोड़ा सा। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जैसे देखो ये हमारे पास बर्थ डेट यहाँ पे गिवन है ना, बर्थ डेट गिवन है, तो हमें क्या कैलकुलेट करनी होगी? एज, एज कैलकुलेट करेंगे। जैसे ईयर गिवन है, पूरी डेट गिवन है, हम ईयर अलग करके देखेंगे, मंथ अलग करेंगे, डे अलग करेंगे, डे ऑफ नेम अलग करेंगे, तो ये हम कल की क्लास की मेरी टॉपिक रहेगी। तो आप चाहो तो थोड़ी बहुत पढ़ के आना, नहीं तो हम करके देखेंगे, ठीक है? तो देखो एक चीज और, सीक्वल को लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से लर्न कर रहे हैं, हम डे सीक्वल को डेटा साइंस प्रोस्पेक्टिव से लर्न कर रहे हैं। हमारे पास डेटा होगा, उसमें आपने नीड अकॉर्डिंग डेटा एक्सट्रैक्शन करना होगा। तो हमने देखा ना, हमारे पास डेटा था, हम कितने सारे कॉलम अलग अलग बना लिए, इंक्रीमेंटेड पॉइंट खुद का बनाए, है ना? इस तरह की चीजें हम खुद से कैलकुलेट, टोटल प्राइस खुद का बना रहे हैं, उसमें अपने से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर ले रहे हैं, बना रहे हैं ना ये सब लोग। और दूसरी चीज है, इसमें हमारे डेटाबेस में कोई इम्पैक्ट नहीं है, हमारा टेबल एज इट इज रहना है, नहीं। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग जैसे हमने ये बनाया, इस टेबल को हमें एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, ये एक्सपोर्टेड हो जाएगा। ये देखो ये नॉर्मली एक्सेल फाइल में ओपन हो गया। अब इसको आप अपने चाहो तो जैसे चाहो यूज कर लो, जैसे देखो ये एक्सेल फाइल में नॉर्मली कन्वर्ट हो गया आपका। इसको चाहो तो आप जैसे चाहो जिसको भी रिपोर्टिंग करनी हो भेज दो आप। देखो जैसे अब इस पे एनालिसिस करनी होती है तो आराम से हम कर पाते हैं, हमारे पास डेटा कन्वर्ट हो गया आगे। ठीक है, इस तरह से हम कर लिए। हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देन